प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना में मोहम्मद गोरी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद गोरी गौर वंश का था। गौरी जाति तुर्क जाति की एक शाखा थी जिसकी राजधानी गौर थी। मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। उसका पूरा नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, जो इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। उसने भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के अनेक उद्देश्य थे। उसका भारत आक्रमण का सर्वप्रथम उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार की लालसा। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भारत पर आक्रमण किया। उसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य था पंजाब पर अधिकार करना। पंजाब गोरी और गजनवी वंश की प्रतिस्पर्धा का कारण था। दोनों उस पर अधिकार करना चाहते थे। उस समय पंजाब पर गजनवी वंश के मलिक खुसरो का शासन था, इसलिए गोरी चाहता था कि पंजाब पर उसका अधिकार हो जाए। तीसरा उद्देश्य था गजनी के राज्य को सुरक्षित रखना। गोरी को यह भय था कि पंजाब के गजनवी के वंशज गजनी को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो इससे बचने के लिए वह सोचता था कि पंजाब पर अधिकार कर ले ताकि उसके साम्राज्य सुरक्षित हो जाए। उसका चौथा उद्देश्य था धन प्राप्त करने की आकांक्षा। वह अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा हेतु धन प्राप्त करना चाहता था और साथ ही मध्य एशिया में अपने साम्राज्य के विस्तार में हेतु भी उसे धन की आवश्यकता थी और ये धन पाने हेतु उसने भारत पर आक्रमण किया। उसका पांचवा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रसार। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि गोरी ने भारत में इस्लाम साम्राज्य की प्रसार हेतु उस पर आक्रमण किया। अब हम बात करेंगे गोरी के भारत पर आक्रमणों की, और मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व आर्थिक था। तत्कालीन भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति ने उसे भारत पर आक्रमण करके यहाँ पर तुर्की साम्राज्य की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उस समय यहाँ अनेक छोटे छोटे दुर्बल राज्य थे जो पारस्परिक द्वेष की भावना रखते थे और संकट के समय भी एकजुट होने की भावना उनमें नहीं थी। इसलिए उसे तुर्की साम्राज्य की स्थापना के लिए उस समय माहौल इस तरीके का था कि गोरी उन पर आसानी से हमला करके एक एक करके उनको पराजित कर सकता था। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान को जीतने का लक्ष्य बनाया और मुल्तान और उच्च की विजय उसने 1175 से 1182 ईस्वी के बीच की। मुल्तान गजनी से भारत जाने का सबसे छोटा मार्ग था। मुल्तान विजय के बाद सिंध और पंजाब को आसानी से जीता जा सकता था। मुल्तान एक दुर्बल राज्य था तथा वहाँ का शासक शिया मत को मानने वाला था। इन्हीं कारणों से गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने उत्तर सिंध के महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र उच्च पर आक्रमण कर दिया। 1182 ईस्वी में उसने ऊपरी सिंध पर आक्रमण कर उसकी राजधानी देवल पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, जो कि 1178 से 1179 ईस्वी के बीच किया गया। उसने राजपुताना के रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन आबू पर्वत के पास हुई एक लड़ाई में गुजरात के राजा ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। इस पराजय से डरकर गोरी ने अगले 20 वर्षों तक गुजरात पर आक्रमण नहीं किया। प्रोफेसर निज़ामी का मानना है कि गुजरात की पराजय के बाद गोरी ने अपनी युद्ध विधि को काफ़ी बदल दिया, जिसका उसे आगामी हमलों में बहुत लाभ हुआ। अब उसे भारत विजय का अभियान प्रारंभ करने से पहले पंजाब में एक उपयुक्त आधार बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए उसने पंजाब में गजनवी के अधिकार वाले क्षेत्रों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। 1190 तक मोइजुद्दीन पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था। अब वह दिल्ली और गंगा के दोआब की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। इसी दौरान उत्तर भारत में घटनाक्रम भी स्थिर नहीं था। चौहानों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। चौहान शासकों ने पंजाब की दिशा से राजस्थान पर आक्रमण करने का साहस करने वाले बहुत सारे तुर्कों को हराया और मार डाला था। उन्होंने इसी सदी के मध्य में तोमरों से दिल्ली या ढिल्लिका को भी छीन लिया था। पंजाब की तरफ चौहान सत्ता के प्रसार के कारण अब इस क्षेत्र के गजनवी शासकों के साथ उनका टकराव हुआ। गौरी ने भारत पर आक्रमण करने से पहले पेशावर, लाहौर और सियालकोट में अपनी सैनिक चौकियां स्थापित की, रसद आपूर्ति को नियोजित किया, सुरक्षा के लिए किलेबंदी की,
एवं इन क्षेत्रों में राजस्व प्राप्ति के लिए इक्तादारी संगठन भी निर्मित किया गया। ये राजपूतों से युद्ध की पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच था। अब हम बात करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध की, जो 1191 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में उस समय जो महत्वपूर्ण शक्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, और दूसरी ओर पंजाब पर अधिकार करके महमूद गजनवी उसका पड़ोसी बन बैठा था। मोहम्मद गोरी उसका प्रतिद्वंदी बन चुका था, और इन दो महत्वाकांक्षी राजाओं मुइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज के बीच लड़ाई अवश्यंभावी हो गई थी। यह टकराव तबरिंद यानी भटिंडा पर दोनों के दावों के साथ शुरू हुआ। चौहान शासकों ने उत्तर पश्चिम में अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भटिंडा में किलेबंदी कर रखी थी। मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इस घटना से चौहान राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। अतः पृथ्वीराज ने भटिंडा पर पुनः अधिकार करने के लिए एक शक्तिशाली सेना के साथ दिल्ली से कूच किया। फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में लगभग 2 लाख अश्वारोही और 30,000 हाथी थे। भटिंडा के पास तराइन के मैदान में, जो कि वर्तमान करनाल जिले में सरिंद के पास है, वहाँ पर दोनों सेनाएं आ डटी। तराइन के मैदान में दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस लड़ाई में गौर सेना पूरी तरह तबाह हो गई। मोहम्मद गोरी की जान भी एक युवा खिलजी घुड़सवार ने बचाई। इसका परिणाम स्वरूप तुर्की सेना में भगदड़ मच गई और वे युद्ध भूमि से भाग छूटे। राजपूतों ने भागते हुए तुर्कों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। गौरी बड़ी मुश्किल से गौर जा पहुंचा। पृथ्वीराज अब आगे बढ़ा और लगभग 12 महीने की घेराबंदी के बाद उसने तबरिंद यानी भटिंडा को जीत लिया। पृथ्वीराज ने पंजाब से गोरियों को खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। शायद उसे ये लगा होगा कि ये भी तुर्कों द्वारा बार बार किया जाने वाले धावों जैसा ही है, और गौर शासक पंजाब पर राज्य करने से ही संतोष कर लेगा। वस्तुतः तुर्कों के द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर किए जाने वाले अनवरत आक्रमणों और उनकी बार बार की पराजयों से राजपूतों में तुर्कों का विशेष भय भी नहीं रह गया था। और वैसे भी सामंती चिंतन प्रणाली में राष्ट्रीय दूरदर्शिता के तत्व खोजना तार्किक भी नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता, और मोहम्मद गोरी की इसमें काफ़ी उसे अपमानित महसूस उसने किया और उसकी बड़ी करारी हार हुई। लेकिन मोहम्मद गोरी इस पराजय से घबराया नहीं, और हम देखेंगे कि लगभग 1 साल तक उसने पूरी तैयारियां की, और 1192 ईस्वी में वह पुनः तराइन के मैदान में आ डटा। तो अगली कक्षा में हम तराइन के द्वितीय युद्ध और उस युद्ध के परिणामों के और साथ ही भारतीय इतिहास में ये युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।